मुकेश सहनी करेंगे दमदार वापसी, कांग्रेस के साथ बन रही रणनीति। वोट चोरी, लोकसभा चुनाव और बिहार की महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दिलाने हेतु तैयार की जा रही कार्य योजना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी की एक बार फिर से दमदार वापसी होने वाली है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में हार के बाद मुकेश सहनी के स्तर से किसी भी प्रकार का बयान नहीं आया है। आखिर उनके स्तर से क्या कुछ की जा रही है? खबरों में ये बातें चल रही है कि मुकेश सहनी शायद राजनीति से अलविदा कह दिए होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुकेश सहनी की दमदार वापसी होने वाली है। और इसमें अगर कुछ विलंब हो रही है तो इसका मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस के साथ एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, बड़ा कार्य योजना पर कार्य चल रहा है, जिसके तहत लोकसभा चुनाव दमदार तरीकों से लड़ना, बिहार के महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दिलाया जाना और साथ ही साथ वोट चोरी पर कैसे आकर नियंत्रण किया जाए, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं और विस्तार पूर्वक इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि मुकेश सहनी आखिर कैसे दमदार वापसी करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंद न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो के नाम से जाने जाते हैं, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, मल्लाहों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, अति पिछड़ों के नेता के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर गोदी मीडिया कहा जाए या फिर कोई और मीडिया, लेकिन खबरें ये चल रही है कि शायद मुकेश सहनी की राजनीति समाप्त हो गई। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो मुकेश सहनी लगातार ही कहते आए हैं, उनके द्वारा लगातार ही अहम मुद्दे पर यह बातें कही जाती है और आप भी उनके प्रोफाइल खोलेंगे तो आपको ये स्पष्ट सुनाई देगा कि वो कहते नजर आते हैं कि हमने संघर्ष का रास्ता चुना है। दोस्तों संघर्ष का रास्ता चुनने की बात इसलिए उनके स्तर से की जाती है कि वो बंबई में जाकर बड़ा संघर्ष करने के उपरांत अपनी जिंदगी में सफल हुए थे। वहां पर सफलता मिलते ही आखिर बिहार के गरीबों, जो खास तौर पर निषाद समुदाय हो या फिर अन्य कोई भी गरीब हो, उसका कल्याण कैसे हो, उससे अपना अधिकार कैसे मिले, इस दिशा की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया था। और पिछली बार उन्हें तो सफलता भी मिली थी, परंतु जानबूझकर आखिर एनडीए के द्वारा उनके विधायकों को तोड़कर असफल बना दिया गया था। परंतु इस बार एक बार फिर से वो चुनाव में हार गए, उन्हें असफलता हासिल लगी है। लेकिन यहाँ पर मैं कह देना चाहूँगा कि असफलताओं से मुकेश सहनी ना तो कभी डरते हैं, ना ही कभी घबराते हैं। मुकेश सहनी अपनी दमदार वापसी करने वाले हैं और इस दिशा में उनके स्तर से कांग्रेस के साथ रणनीति बनाई जा रही है। जो खबर प्राप्त हो रही है उसके अनुसार मुकेश सहनी कांग्रेस के साथ ही कदम से कदम मिलाकर आखिर बिहार के आम नागरिकों को, आम जनता को उनका हक दिलाएंगे। इसके लिए जो योजना बन रही है दोस्तों, आइए 3 प्रकार के बिंदुओं पर कांग्रेस और मुकेश सहनी के बीच रणनीति तैयार की जा रही है। और ज्यों ही यह रणनीति बनेगी, मुकेश सहनी मीडिया में आकर इसका खुलासा कर देंगे कि आखिर किस स्तर से अगले चुनाव या फिर आगे की राजनीति वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी करने वाले हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहली बात कि आखिर वोट चोरी का ये मसला है जो कि सुर्खियों में बन चुका है। चारों तरफ ये खबर है, इंटरनेशनल मीडिया के स्तर से भी, नेशनल मीडिया के स्तर से भी यही बातें की जाती कि आखिर वीवीपैट हो या फिर ईवीएम के माध्यम से वोटिंग कराना विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत नुकसान साबित हो रहा है। और विपक्ष के यानी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों के द्वारा लगातार ही सवाल उठाया जा रहा है कि ईवीएम के माध्यम से वोटिंग की चोरी हो रही है। दोस्तों इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर कैसे वोट चोरी को रोका जाए। इस पर मंथन चल रहा है। यहाँ पर जो गिनती हुई, वोटों की गिनती के अनुसार तो एनडीए को भारी सफलता मिली है और अपार प्रचंड बहुमत मिली है, परंतु करारी हार विपक्षी को मिली है, जिससे बहुत कुछ सबक मिला है। यहाँ पर मंथन हो रहा है कि एसआईआर के अंतर्गत आखिर यह सफलता एनडीए को मिली। एसआईआर में छेड़छाड़ के कारण आखिर वोट एनडीए के पक्ष में गया या फिर ईवीएम में उपलब्ध पहले से जो भी मत थे
उसे गिनती में लाकर एनडीए को जीत दिला दी गई है। इस पर मंथन करने की आवश्यकता है, इसकी जांच की आवश्यकता है। यहाँ पर जो रणनीति बनाई जा रही है दोस्तों कि एसआईआर के मुद्दे पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि एसआईआर करने के क्रम में ही ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को जोड़ दिया जाता है और वही वोटर एनडीए के समर्थन में ज़्यादा वोट करते हैं और एनडीए की जीत होती है। यह कहना है विपक्षी पार्टियों का। वहीं पर ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ के मसले को लेकर ये कहा जाता है कि जो भी पहले से मौजूद ईवीएम में वोट थे उन सभी को वोटिंग के दौरान किसी एक पार्टी के साथ समाहित कर दिया गया, जिसके कारण एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल गई है। तो इन मुद्दों पर आखिर कैसे विराम लगाया जाए, इसी पर मंथन चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि आगे के चुनाव बैलेट पेपर से हो, इस दिशा में रणनीति बनाई जा रही है। इसके लिए चाहे जैसे भी आंदोलन करना पड़े, जो भी आंदोलन करना पड़े, कांग्रेस के स्तर से वह रणनीति तैयार की जा रही है कि अगला चुनाव जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है या फिर अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे, उन राज्यों में ईवीएम के माध्यम से नहीं, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होना चाहिए। यानी इस तरफ रणनीति बनाई जा रही है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस बार जो चुनाव हुए हैं उसकी गिनती आखिर एनडीए के पक्ष में अपार बहुमत के साथ क्यों गया, इसकी भी जांच संबंधी बातें चल रही है। आखिर यह कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये खबरें आ रही है और मैं भी बता देना चाहूँगा कि एक वो तर्क है जिसके आधार पर अगर विपक्षी पार्टियों के स्तर से वोट चोरी के मसले पर सवाल उठाया जाता है तो वह कार्य करने से वोट चोरी के तमाम मामलों के आखिर निष्पादन हो जाएंगे। आखिर वो है क्या दोस्तों? तो यहाँ पर ये भी कई नेताओं के द्वारा कहा गया कि पहले से जो मौजूद वोट थे उसे ही एनडीए खेमे में पेस्ट कर दिया गया, कॉपी पेस्ट कर दिया गया, जिसके कारण अपार सफलता मिली है एनडीए को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है, इसकी भी जांच और परख हो जाएगी। वो कैसे? तो आप देखेंगे कि ईवीएम के साथ वोटिंग के दरमियान वीवीपैट की भी व्यवस्था थी इस बार, और उस वीवीपैट में तमाम आम जनता की को यह छूट दी गई थी कि आपने जिस छाप को वोट दिया है आप देख ले उस वीवीपैट में कि उसी छाप का पर्ची कट कर गिरा है या फिर नहीं गिरा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि बिहार में जितने भी बूथ हैं सभी पर वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी और जिन मतदाताओं ने जिन्हें अपना वोट दिया उसी का पर्ची कट कर उस वीवीपैट में गिरा है। ऐसे में अगर उस तमाम वीवीपैट के पर्चियों की गिनती की जाती है, क्योंकि वो भी एक वोट ही माना जाएगा, उसे बैलेट वोट मांगा जा सकता है क्योंकि उस बैलेट वोट पर अभ्यर्थी का नाम रहता है और चुनाव चिन्ह रहता है। तो कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी मतदाता अगर जिस पार्टी को वोटिंग किए, वोटिंग करने के 7 सेकंड के अंदर पर्ची कट के गिर जाती है जिसमें जिस अभ्यर्थी को वोट दिया गया है उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह रहता है। तो इसके आधार पर अगर मिलान किया जाता है, इसके आधार पर गिनती की जाती है, तो स्वाभाविक है कि स्पष्ट हो जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों को कितना मत प्राप्त हुआ। क्योंकि दोस्तों वोटिंग के बाद तमाम ईवीएम को सील कर दिया जाता है, ईवीएम के बाद वीवीपैट को भी सील किया जाता है और जो भी पर्चियां होती है उसी वीवीपैट में रह जाते हैं। अगर ईवीएम के बदले में उसी वीवीपैट की पर्ची का मिलान और गिनती की जाती है तो इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि अगर ईवीएम में मौजूद पहले वाले वोटों का उपयोग किया गया, उसे पेस्ट किया गया, तो पर्ची में बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी। पर्ची यथावत वही रहेंगे जो गिरे थे वोटिंग के दरमियान। तो इससे भी वोट चोरी के मसले का निदान हो सकता है। यहाँ पर वोट चोरी हुई हो तो उसका खुलासा हो जाएगा, अगर नहीं हुई हो तो वोट चोरी का आरोप लगाने वालों की भी यहाँ पर बोलती बंद हो जाएगी। तो इस मसले पर विचार चल रहा है, देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद कहा गया है कि लोकसभा चुनाव इस बार जो होंगे वह भी वीवीपैट नहीं बैलेट के माध्यम से कराए जाएंगे। इस दिशा में आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। अब आइए दोस्तों
यहाँ पर संगठनात्मक विस्तार पर भी विचारें चल रही है, मंथन चल रही है कि तमाम जातियों की पार्टी बनाया जाए विकासशील इंसान पार्टी को, क्योंकि कई स्तर से सवाल होते हैं कि यह सिर्फ एक जाति की पार्टी है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी के द्वारा पार्टी वीआईपी ही रखा जाए, परंतु उसका विंग अलग अलग किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ही है, लेकिन उसका एक विंग कुशवाहा वीआईपी भी हो सकता है, उसके बाद यादव वीआईपी भी हो सकता है, उसके बाद पासवान वीआईपी भी हो सकता है। तो तमाम प्रकार के विंग स्थापित किए जा सकते हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में होगा क्या कि हर एक जातिया को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल जाएगा, साथ ही साथ तमाम जन समूहों का भी एक पार्टी बन जाएगा। वहीं पर दोस्तों देखेंगे, ये बात हुई, लेकिन महिलाओं को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए भी कटिबद्ध है कांग्रेस। कांग्रेस के साथ मिलकर मुकेश सहनी के स्तर से यह रणनीति बनाई जा रही है कि जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा चुनाव से पहले वादा किया गया था 2-2 लाख तमाम महिलाओं को देने का, तो यहाँ पर उन वादाओं को निभाना होगा। हालांकि मुकेश सहनी तुरंत ही जिस तिथि को चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आया था, उसी तिथि को उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी हार स्वीकार है, जनादेश स्वीकार है, परंतु सरकार के द्वारा जो वादा किया गया है गरीबों को 2-2 लाख रुपए देने का, सरकार अविलंब 2-2 लाख रुपए तमाम बिहार के 1.5 करोड़ महिलाओं को दे। अगर नहीं देती है सरकार तो इसके लिए हम सभी आंदोलन करेंगे। तो इन तमाम मसलों पर तैयारियां चल रही है और तमाम मसलों पर जो ही सहमति बनती है उसके आधार पर यह घोषणा की जा सकेगी और मीडिया में आकर मुकेश सहनी के साथ राहुल गांधी भी यह खुलासा करेंगे कि आगे की रणनीति क्या कुछ है और किस तरह की राजनीति करेंगे कांग्रेस और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। फिलहाल दोस्तों आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।